Europe is under attack. Russia is waging an economic war. Russian gas supplies to Europe are down by 80%. A barrage of deadly drone strikes in Ukraine this week rocked the capital of Kyiv and beyond in the latest assault from Russian forces. Namaskar. Welcome to the Constant Five. मैं आदर्श वारामीर। रशिया यूक्रेन वॉर का डोमिनो इफेक्ट अब दुनिया महसूस करने लगी है, needs to prepare immediately for a scenario where Russia just stops supplying gas to the continent. क्योंकि यूक्रेन और रशिया फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जो परिस्थितियां उपजी हैं उसके कारण यूरोप बिखर रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था धरातल पर जा चुकी है। महंगाई दर आसमान छू रही है और अब माइग्रेशन और कोविड-19 प्रॉब्लम के बाद यूरोप युद्ध के ताप को गंभीरता से महसूस कर रहा है। जर्मनी, इकोनॉमिक पावर सेंटर ऑफ यूरोप। चीज़ें जहां तेजी से बिगड़ रही हैं, सब कुछ असंतुलित हो रहा है। क्या जर्मनी मंदी की ओर जा रहा है? जर्मनी की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर जर्मनी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यूरोप को दिक्कत होगी। यूरोपीय संघ संकट में पड़ सकता है। अगर फोरकास्ट पर नज़र डालें तो यही स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। फोरकास्ट के आंकड़ों को सही तरीके से समझा जाए तो जर्मनी की जीडीपी 0.4% घट रही है, वहीं इन्फ्लेशन 7% ज़्यादा है। ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। स्टैगफ्लेशन मतलब देश की जीडीपी में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। ये व्यवस्था किसी भी देश के लिए सही संकेत नहीं देते हैं। चूँकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है, तो यदि जर्मनी की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करती है तो इसका बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट यूरोपीय यूनियन पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कुल जीडीपी का जर्मनी के पास 20% हिस्सा है। इसीलिए स्लो डाउन ऑफ जर्मनी से पूरे यूरोप के स्लो डाउन होने का खतरा है। जर्मनी को खुद को बचाने के लिए सस्ती ऊर्जा चाहिए, लेकिन रूस के साथ तनाव के बीच जर्मनी इसकी भारी कीमत चुका रहा है। इस स्टेट्स को ध्यान से देखिए। हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री डोमिनेट जर्मनी की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 18.29% है, जो पूरे यूरोजोन में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण 50 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है और जर्मनी की जीडीपी में ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर अदा करते हैं। वहीं जर्मनी की इंडस्ट्री में 4 इम्पॉर्टेंट डोमिनेट सेक्टर हैं: ऑटोमेटिव, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण एमएनसीज हम जानते हैं, वॉक्सवैगन, डेलमर, BMW इनकी ऑटोमेटिव एमएनसीज हैं। BASF केमिकल की एमएनसी है। वहीं सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक जाना माना नाम है। इसीलिए जर्मनी को सस्ती ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्तमान उपजी परिस्थितियों में जर्मनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ रहा है। जर्मनी की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ उसे यूरोप व दूसरी तरफ उसे रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में जर्मनी ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है और उसे रशियन गैस पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल ही में खबर यह भी आई कि जर्मनी और रूस के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को किसी थर्ड पार्टी कंट्री ने उड़ा दिया, जिसके बाद रूस ने इसका आरोप यूएसए पर लगाया। जर्मनी का दावा है कि उसने 95% गैस स्टोरेज टारगेट को पूरा कर लिया है, जिससे उसे 2 कोल्ड मंथ पर्याप्त होंगे। लेकिन अगर एक आंकड़ा शेयर करता हूं, इस आंकड़े पर नजर डालिए। जर्मनी की गैस स्टोरेज 96% दिख रही है, वहीं पावर लोड यानी उसकी कुल डिमांड 58.8 गीगावाट है, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। मतलब जर्मनी को अपनी उद्योगों के लिए भारी मात्रा में सस्ती ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जर्मनी के एनर्जी टारगेट्स अगर पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। कोविड-19 की वजह से जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी झटका लग चुका है। उनकी कई कंपनियों ने इंसॉल्वेंसी भी फाइल की है और अब यूक्रेन रूस युद्ध ने अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर दी है। किसी भी कंपनी के डूबने से डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है।
इकोनॉमिक लॉस होते हैं, रेवेन्यू लॉस होता है, जॉब लॉसेस होती हैं, उस पर डिपेंडेंट छोटी और मध्यम इकाइयाँ डूब जाती हैं व देश में कियोस की स्थिति उभरने लगती है। दूसरी समस्या इन्फ्लेशन की है। इन्फ्लेशन जर्मनी में एक सीरियस समस्या बनकर उभरी है जो ऑलमोस्ट 10.9% से आगे 11% को लगभग टच कर चुका है। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मिडिल क्लास हर देश का एक जैसा ही बिहेव करता है, चाहे वो हाई अर्निंग कर रहा हो या लो अर्निंग। अगर 5% इन्फ्लेशन है और आप अपने खाने के बजट पर 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वहीं बिजली का बिल अगर आपका 2,000 रुपये आ रहा है, अचानक किन्हीं दो देशों के झगड़े की वजह से आपका बिल 10,000 आने लगे और खाने का बजट 25,000 रुपये को पार कर जाए, तो आपका सारा का सारा एस्टिमेट बिगड़ जाएगा। जर्मनी में अभी यही हो रहा है। जर्मनी के लोगों को यही लग रहा है कि उनका देश किन्हीं दो देशों के झगड़े और वर्चस्व बनाने की होड़ में अपनी कीमत अदा कर रहा है। इससे वहाँ भी पॉपुलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। ये आंकड़ा और भी भयावह नज़र आता है जब आप इसकी तुलना पुराने आंकड़ों से करते हैं। ये जर्मनी का कंज्यूमर प्राइसेस ऑफ इंडाइसेस है जो 2018 का सितंबर 2022 के बीच भयावह अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ एनर्जी प्राइस 57% ज़्यादा है, फूड प्राइस 35% ज़्यादा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 21% ज़्यादा है। हालात इतनी खराब है कि एक पूर्ण विकसित देश जर्मनी में लोग एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए फायरवुड जला रहे हैं, वह पेड़ों को काटा जा रहा है। इसी कारण वहाँ फायरवुड प्राइसेस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो क्या जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रश हो जाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का लाभ किसे मिल रहा है? देखिए, दुनिया में दो तरह के पावर सेंटर साफ साफ देखे जा रहे हैं, चाइना और यूएसए। क्या चीन को, जो कि रशिया से भारी मात्रा में सस्ती गैस और तेल खरीद रहा है, उसे लाभ मिल रहा है, या यूएसए को, जो यूरोप के इंटरेस्ट का ध्यान रखे बिना रशिया को कमज़ोर करने की कोशिश में अभी भी लगा हुआ है? एक ब्रूटल तथ्य यह भी है कि यूएसए की कंपनियां यूरोप को एलएनजी एक्सपोर्ट कर कर भारी पैसा बना रही हैं। इतिहास सिखाता है कि जब भी यूरोप में कोई संकट आता है तो यूएसए भारी मात्रा में पैसे बनाता है, जैसा कि उसने कोल्ड वॉर एरा में किया, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया या वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिकन कंपनियां रशिया को प्रतिस्थापित कर अपना गैस 2 गुनी 3 गुनी प्राइस पर बेच रही हैं, वह भारी मात्रा में प्रॉफिट बना रही हैं। दूसरी समस्या युद्ध के कारण उभरी परिस्थितियों में डॉलर का और मजबूत होना है। डॉलर आर्टिफिशियल तरीके से यूएसए में मजबूत हो रहा है। अमेरिका अपनी महंगाई दर को कम करने के लिए लगातार डॉलर को मजबूत कर रहा है। डॉलर के स्ट्रांग होने और पेट्रो डॉलर की वजह से यूरो टूट रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो ही रहा है। दुनिया के कुछ देश डी डॉलराइजेशन की ओर जा रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या जर्मनी और यूरोपीय यूनियन डी डॉलराइजेशन की ओर कदम बढ़ा पाएंगे? जर्मनी को ह्यूज मात्रा में एनर्जी चाहिए, वह उसकी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से कम्पीट करने के लिए सस्ती एनर्जी चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में चाइना सस्ती गैस और तेल रूस से खरीद रहा है। फिर यूरोप की अर्थव्यवस्था में तबाही की ये संकेत साफ साफ दिखा रहे हैं कि अमेरिका और चीन को इस पूरी प्रॉब्लम से खूब फायदा हो रहा है, लेकिन दुनिया में यूरोप का दबदबा कम हो रहा है। दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने के संकेत साफ साफ देखे जा रहे हैं। और सबसे आखिरी में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहा है। संभवतः हिंदुस्तान में 2020 में ही दुनिया की परिस्थितियों को भांप लिया था। भारत अपनी विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ने पर तुला हुआ है और लगातार फ्री ट्रेड्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े टुकड़े को अपनी तरफ खींचना चाहता है। भविष्य के लिए अपनी तैयारियां भारत चुपचाप कर रहा है। मेरा भी मानना है कि दुनिया अब सही मायने में मल्टी पावर बन रही है और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में नए वर्ल्ड ऑर्डर के बनने के संकेत साफ साफ देखे जा रहे हैं। नमस्कार।